बहुत बहुत जिंदाबाद और सलाम और नमस्ते। और डॉक्टर पवित्र मोहन को मेरी तरफ से एक विशेष शुक्रिया आज कि वो हमारे बीच में उनके कीमती समय को लेकर हमारे बीच में आए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी। अभी मैं संक्षेप में जनआवास के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। जनआवास की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसे एक जनता का मंच बनाने का प्रयास था, जिसका उद्देश्य औपचारिक तरीके से राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ना है। ये पहल चुनाव क्षेत्र में सारे सक्रिय राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक चिंताओं और प्राथमिकताओं के संप्रेषित करने के लिए संगठित स्थान की आवश्यकता से आती है, ताकि सत्ता में आने के बाद ये राजनीतिक दल जनता के सामने जवाबदेही है। इस मंच से हम देश के लोगों के जीवन और आजीविक मुद्दों के साथ प्रगतिशील सामाजिक और राजनीतिक विकल्पों को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इस मंच ने हमारे संविधान के 2 मुख्य आधार, जो अपने नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता और भौतिक कल्याण को प्राप्त करने का मौका देती है, यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अथवा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और मौलिक अधिकार अथवा फंडामेंटल राइट्स को अपनाया है। मैं शुभम विश्वास जनआवास की तरफ से आप सभी का इस चर्चा में स्वागत करता हूं, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथी सौरभ साहू, जो कि पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क में काम करते हैं और उसके साथ जन स्वास्थ्य अभियान में राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, उनको निवेदन करूंगा। जिंदाबाद। Am I audible, Shubham? या सर। थैंक यू सो मच। सभी साथी को जिंदाबाद। इस चर्चा में जुड़ने के लिए जन आवाज के तरफ से आज की जो चर्चा की मुद्दा है वो है राजस्थान की स्वास्थ्य की अधिकार कानून। जो मैं सौरभ के सामने शुभम ने मेरा परिचय करवाए हैं, तो मुझे बोला गया इस चर्चा को आगे ले जाने के लिए। तो हमारे बीच आज मौजूद हैं डॉक्टर पवित्र मोहन। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में भी आज के इस मुद्दों को समझने के लिए और बाकी जो भी मुद्दे इस बिल के अंदर है वो अच्छे से सबको समझाने के लिए उन्होंने अपना वक्त निकाले हैं। तो मैं संक्षेप में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि राइट टू हेल्थ और हेल्थ केयर का जो बिल का मुद्दा है और राइट टू हेल्थ का जो आज चर्चा है, ये बहुत लंबी लड़ाई के बाद बहुत लोगों ने बहुत पहले से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके फलस्वरूप आज राजस्थान गवर्नमेंट ने ये बिल लाने का कोशिश किया है और लाने जा रहा है। और जो भी बिल टेबल हुआ है उसमें जो भी अच्छे कुछ चीजें हैं और कुछ चीजों में जो नजर डालने की जरूरत है उस पर चर्चा करेंगे आज। तो उसमें जो चीजें हैं कि हमारा जो उसमें दाबी रहना चाहिए कि 3% ऑफ जीडीपी अपकमिंग 10 ईयर्स में होना चाहिए, और कुछ चीजें जो गारंटी होना चाहिए और कौन सी टाइम फ्रेम के अंदर कौन कौन सा सुविधाएं दी जाएगी, ये स्पेसिफाई होने की जरूरत है। तो ये सारे चीजों को, सारे मुद्दों को अच्छे से समझने के लिए हमारे बीच आज हैं डॉक्टर पवित्र मोहन जी। मैं उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। डॉक्टर पवित्र मोहन जी एक कम्युनिटी हेल्थ फिजिशियन है, पेडिट्रिशियन एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर है। ही इज अ co-founder of Basic Healthcare Services. Dr. Mohan also serves as Director, Health Services, Ajivika Bureau, working to improve health of the families dependent on labor. And my son was also a senior health specialist at UNICEF's India country office and has a MBBS and MD degree from Delhi University and a master's in public health from University of North Carolina at Chapel Hill. तो मैं अभी डॉक्टर मोहन जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमको और सारे साथियों को इस बिल के बारे में, आज की चर्चा के बारे में विस्तार में समझाने के लिए मैं उनको निवेदन करता हूं। डॉक्टर मोहन जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका, शुभम और अरुणा जी का मेरे को आज इनवाइट करने के लिए।
तो मैं स्वास्थ्य का आई थिंक इस बात से ही अंदेशा मेरे को लगा, खुशी इस बात को जान के कि इस साल का पहला आपने जो विषय चुना वो स्वास्थ्य को लेकर के है, और एक अच्छा समय भी है जब राजस्थान में स्वास्थ्य का विधेयक आया है और पारित होने की संभावना है। तो उस पे समझ बनाने के लिए मैं कुछ थोड़ी देर चर्चा करूंगा और उसके बाद फिर मैं आपके सवालों के लिए तैयार होऊंगा। आप जो सवाल पूछना चाहें उस पर और विस्तार से तो हम बात कर सकते हैं। तो एक तो मैं शुरुआत थोड़ा एक जो फिलोसफिकल की हमको स्वास्थ्य के राइट के टू हेल्थ की जरूरत है, तो मैं एक कोट करना चाहूंगा जो एक श्रीमान बेवन थे जो स्वास्थ्य मंत्री थे इंग्लैंड के। जब इंग्लैंड में का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है, जो वहाँ का जो राष्ट्रीय हेल्थ सिस्टम है, उसके फाउंडर थे, उन्होंने ही शुरुआत करी थी उसकी। तो उनका ये कहना था कि जो बीमारी है वो कोई ना तो कोई विलासिता है और ना ही कोई ऐसी ऑफेंस है, कोई क्राइम नहीं है जिसके लिए लोगों को पेनलाइज किया जाए। ये एक मिसफॉर्च्यून है, एक दुखद हमारा मिसफॉर्च्यून है जिसकी जो कॉस्ट है वो समुदाय को बियर करनी चाहिए। वो समुदाय को मिलकर के उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए जो कि बीमार हुए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से या अपने खुशी से या किसी विलासिता के कारण या कोई क्राइम, उसका कोई पुराना अपराध नहीं है। ये एक मिसफॉर्च्यून है जो किसी को भी हो सकता है और इसलिए सभी समुदाय को उसको मिलकर के उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये एक तरह का बेसिस बनता है कि हम क्यों स्वास्थ्य के अधिकार की बात कर रहे हैं। कुछ मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट शुरुआत में आपसे बात करना चाहूंगा, ताकि जब हम स्वास्थ्य के बिल की बात करें राजस्थान में तो हम उस फ्रेमवर्क को थोड़ा समझ पाएं कि हम वो कहाँ पर है और उसमें क्या स्ट्रेंथ है और क्या कमियां हैं। एक बात जो समझने की है वो ये कि भारत में लगभग 5-5.5 करोड़ लोग जो हैं वो हर साल गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य का जो खर्चा है वो इतना हुआ कि उसमें करीबन 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले आते हैं। और राजस्थान में भी ये एक शोध में पाया गया कि गरीबी रेखा से नीचे जाने का जो सबसे बड़ा एक कारण है वो स्वास्थ्य पे होने वाला खर्चा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं जो कि मुफ्त हों, अफोर्डेबल हों, वो एक बहुत बड़ा जरूरत सामने बन के आती है। दूसरी बात यह है कि बहुत बार आपने सुना होगा बहुत चर्चाओं में, बहुत विद्वानों से भी, कि जो स्वास्थ्य है वो आजकल वैसे भी प्राइवेटाइज हो चुका है। ज्यादातर लोग सरकारी सेवाओं में जाना पसंद नहीं करते, सरकारी सेवाओं की कोई मान्यता नहीं रही और इसलिए वो कोई बहुत जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं लोगों की। ये भी माना है, बहुत बार आंकड़े दिए जाते हैं कि 80% जो स्वास्थ्य है वो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाकर के लिया जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा मिथ्या है ना, बहुत एक बड़ा झूठ एक तरह से मैं कहूंगा, क्योंकि अगर हम देखें तो राजस्थान में जो ग्रामीण राजस्थान है उसमें करीबन 63% जो डिलीवरीज हैं, चाइल्ड बर्थ है, जापा है, वो सरकारी अस्पतालों में होता है। करीबन 98%, मतलब लगभग सारा जो टीकाकरण है बच्चों का वो सरकारी फैसिलिटीज में होता है। जो महिलाएं जब गर्भावस्था में उनकी जो देखभाल है, लगभग 83% महिलाओं का जो देखभाल है वो सरकारी तंत्र द्वारा ही दी जाती है। और लगभग आधे लोग जब बीमार होते हैं तो आधे लोग जब भर्ती होते हैं तो वो सरकारी किसी ना किसी केंद्र में ही उनका इलाज होता है, चाहे अस्पताल हो चाहे सरकारी केंद्र हो। तो ये मिलाकर के, और ये भी हमने देखा है कि ये जो आधा 50% भी अगर हम बोले कि जो सरकारी सेवा में उनका भर्ती जब उनकी जरूरत पड़ती है तो सरकारी सेवाओं को वो की तरफ आते हैं, उसमें भी जो गरीब लोग हैं उसमें ये प्रतिशत और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे हमारी पैसा देने की क्षमता कम होती है तो सरकारी सेवाओं का, इवन जो ट्रीटमेंट के लिए भी जो सेवाएं हैं उनका भी उपयोग लोग सरकारी सेवाओं पर निर्भर हैं। तो यदि आज वो सेवाओं में अगर हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करें, उसको अगर हम सुदृढ़ नहीं करें, तो आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो उनको स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल अनुपलब्ध हो जाएंगी। आज की तारीख में भी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इन सेवाओं को लेते लेते गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, पर यदि अगर स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी सेवाएं सुदृढ़ नहीं हो तो वो और भी ज्यादा ये प्रतिशत बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों की स्वास्थ्य की जरूरतें जो आज पूरी हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी और बहुत बड़ी एक विडंबना होगी। और इसलिए एक जरूरी है कि सरकारी सेवाएं जो है उनमें इन्वेस्ट भी हों और वो सुदृढ़ हों। दूसरा, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में भी और पूरे भारतवर्ष में विषमताएं बहुत हैं। ये विषमताएं अमीर गरीब में और जाति के आधार पर लोगों की जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो बहुत डिफरेंट है। आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, आप लोग सब जमीन पे काम करते हैं।
कि अलग अलग जो एक शहर में जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता है, उनका जो शरीर का, उनका पोषण का स्तर, उनके स्वास्थ्य का स्तर कहीं फर्क है उन लोगों से जो कि गांव में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। उनमें विषमताएं बहुत है। पूरे अगर देश के स्तर पर भी देखें तो जो सबसे गरीब 20% लोग हैं और जो सबसे अमीर हैं, उनमें करीबन 10 साल का उनकी जीवन की जो लंबाई है, या जितना हम जीवन के मापकता मानते हैं कि कितने साल एक एवरेज एक व्यक्ति जीता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं, उनमें करीबन 10 साल का फर्क है। और हमारे इलाके, जिन तरह के इलाकों में हम काम करते हैं और आप लोग काम करते हैं, उनमें ये विषमताएं और भी ज्यादा है। इनमें कोई बहुत स्टडी बहुत नहीं हुई, लेकिन जो हमारा मानना है कि उसमें कम से कम 20 से 25 सालों का फर्क है। एक व्यक्ति जो 50 साल जीवित रहता है हमारे इलाकों में, तो शहरों में अगर संपन्न परिवार से है तो 70 साल के करीब। तो ये बहुत बड़ी विषमता है जो कि किसी भी स्तर पे मान्य नहीं है ना। कोई, भगवान ने तो बराबर ही बनाया है, सबका शरीर में क्षमता बराबर है ना। ये भी बहुत प्रूव हो चुका है। पहले ये भी माना जाता था कि नहीं, जो कुछ इलाकों में लोगों का शायद बायोलॉजिकल तरीके से सब भगवान ने शायद अलग बनाया है, लेकिन ये देखा गया कि जब बराबर की सुविधाएं मिलती हैं, बराबर की सेवाएं मिलती हैं, तो लोगों की स्वास्थ्य बराबर होता है। तो लेकिन तो ये जो विषमताएं हैं, अगर 20 साल एक व्यक्ति कम जीता है दूसरे से, तो उसका जो कारण है वो केवल सेवाओं का और सामाजिक कारणों से और आर्थिक कारणों से ही वो फर्क है। तो ये एक हम जब देखते हैं, सेवाओं की बात करते हैं, तो राजस्थान में एक जो अच्छी बात है राजस्थान में कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल स्वास्थ्य सेवाओं का, वो काफी विस्तृत है। और मैंने बहुत राज्यों में काम किया है अलग अलग, उनमें से बहुत सारे राज्यों से, अगर हम साउथ के जो राज्य छोड़ दें, दक्षिणी राज्यों को, तो बाकी सब राज्यों में यहाँ पे जो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं, लोगों की जो पोजीशंस हैं, वो सब काफी और राज्यों के मुकाबले बेहतर है। लेकिन कुछ इलाकों में बहुत विषमताएं इस प्रकार की हैं कि दूरियां बहुत हैं। तो कहाँ एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक जो पीएचसी है, वो सबसे कम जो है, एक करीबन केवल 53 स्क्वायर किलोमीटर पर एक पीएचसी है, लेकिन जो सबसे दूर है वो 1500 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि 1500 स्क्वायर किलोमीटर मतलब उतना वर्गफल में भी वो फैला हुआ है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान है या पश्चिमी राजस्थान है, तो वहां पर दूरियां बहुत ज्यादा है। तो लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं अगर फंक्शन कर भी रहे हो, अगर ठीक से चल भी रहे हो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहां तक पहुंचने के लिए उनको घंटों लग जाएंगे और पूरा पूरा दिन हो सकता है कि उनको वहां पर पहुंचने में दिक्कत हो। और जबकि कुछ जगहों पे अगर हम देखें, जो ईस्टर्न राजस्थान है, वहां पर समतल है, वहां पर पास पास है, तो वहां पे पीएचसी तक पहुंचना है, सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के बहुत कम दूरी में पहुंच सकते हैं। तो ये भी विषमताएं हमारे राज्य में भी हैं। और तीसरा ये है कि कोई भी, किसी भी देश की जो लोग, सरकार कितना अपनी जिम्मेदारी निभा रही है स्वास्थ्य को, ये इससे भी पता चलता है कि अगर स्वास्थ्य पे जो खर्चा है, उसमें कितना खर्चा लोग खुद कर रहे हैं और कितना खर्चा सरकार कर रही है। तो हिंदुस्तान में लगभग 70% जो खर्चा है लोग खुद कर रहे हैं, और करीबन 30% जो है वो सरकार और अन्य तरीकों से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 2/3 से ज्यादा जो जिम्मेदारी है स्वास्थ्य के खर्चे के वहन की, वो लोग खुद कर रहे हैं। जबकि अधिकतर विकसित देशों में, खासकर यूरोप के देशों में, या इवन जो फार ईस्ट के अपने जो और देश हैं एशिया के, जो उनमें भी ये उल्टा होता है। लगभग 30% खर्चा लोग करते हैं, 70% खर्चा सरकार करती है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में उल्टा है ऐसा। तो ये, इससे भी जो फाइनेंशियल बर्डन की हमने बात करी, वो इसलिए है क्योंकि सरकारी सेवाओं में इन्वेस्टमेंट कम है। अगर सरकारी सेवाओं में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो सरकार का खर्चा ज्यादा होगा, लोगों को कम जेब से खर्चा कम करना पड़ेगा। राजस्थान में एक जो अच्छी बात है कंपैरेटिवली और राज्यों के मुकाबले, कि अभी जो स्वास्थ्य पे खर्चा है वो करीबन 6% बजट का लगभग ऑलरेडी खर्चा है। बहुत सारे राज्यों में इससे कम है। कुछ 2-3 राज्य हैं जिनमें इससे ज्यादा वो लोग एज अ परसेंटेज ऑफ बजट खर्चा करते हैं। तो लेकिन ये 6 भी है, ये भी पूरा नहीं है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन है कि 8 से 10% कम से कम होना चाहिए, तब जाकर के हम लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं सुनिश्चित करेंगे। यदि पैसा पूरा नहीं होगा तो वो स्वास्थ्य की सेवाएं भी, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, लेकिन उसके लिए अगर बजट नहीं है, पैसा पूरा नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आज की तारीख में हम लोग ये भी बहुत सुनते हैं, और आप लोग भी बहुत सुनते होंगे इन चर्चाओं में, खाली जब भी हम जन स्वास्थ्य की बात करते हैं, कि डॉक्टर नहीं है गांव में काम करने के लिए, सरकार में पोजीशंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है। पर आज की तारीख में राजस्थान में डॉक्टर्स की एवरेज अगर हम देखें तो कमी नहीं है। जितने पीएचसी हैं उनमें कम से कम 1 डॉक्टर, कई जगह 2 डॉक्टर भी हैं सीएचसीज में।
स्पेशलिस्ट की जरूर कमी होती है, लेकिन इन जनरल डॉक्टर की, नर्सेज की और एएनएम्स की कमी नहीं है इस राज्य में आज की तारीख में। कई कई जिलों में तो इनफैक्ट ज्यादा ही है जितनी संख्या हम मिनिमम मानते हैं उन मापदंडों से। तो लेकिन उसके बावजूद उनका जो काम करना, उनकी उपलब्धता ना, ये देखा गया कि 3-4 में से एक व्यक्ति अनुपलब्ध मिलता है जब आप जाते हो वहां पर। तो वो अनुपलब्धता है, वो ज्यादा मायने रखती है, ना कि आज टोटल संख्या जो है वो इतनी कम नहीं है। जो कि एक अच्छी बात है कि हम एक लेवल तक हैं जहां पर हमारे पास मानव संसाधनों की इतनी कमी नहीं है, लेकिन उनका काम करने का तरीका, उनकी पोस्टिंग्स, उनको काम करने का वातावरण, और वो एक तरह की कमजोरी है। तो इन सबको अगर हम देखें और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, क्योंकि जो बिल है ये एक्चुअली स्वास्थ्य का बिल, म्यूट कर देंगे प्लीज। तो ये जो बिल है, एक हमको ये भी समझना होगा कि ये बिल जो है स्वास्थ्य का बिल नहीं है, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है, जो कि ठीक है। मतलब स्वास्थ्य का अधिकार एक अलग मुद्दा है, उस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, जिसमें क्योंकि स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर नहीं करता, वो पोषण पर भी निर्भर करता है, वो और सामाजिक और इकोनॉमिक कारणों पर भी निर्भर करता है। तो अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं के भी अधिकार की बात करें तो उसमें हमको किन चीजों का अधिकार हम चाहते हैं, है ना? एक तो है कि ये अधिकार होना चाहिए कि जो सेवाएं हैं वो मुफ्त, वो हमारी पहुंच में हो। अगर सेवाएं बहुत दूर हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, बहुत महंगी हैं तो उसका फायदा नहीं है। तो मुफ्त हो, पास में हो, हमारी पहुंच में हो, और उनकी गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी की हो। ये एक बड़ा पैमाना है। अगर आप है तो सही बहुत पास में, हम सब भी जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे, लेकिन हम जब वहां पहुंचते हैं तो कभी डॉक्टर नहीं मिलता है, कोई ठीक से बात नहीं करता है, या लेबोरेटरी बंद है, या समय खत्म हो गया, तो या बिल्डिंग जर्जर है, कचरा पड़ा हुआ है। तो क्वालिटी को भी अगर हम गुणवत्ता हो, फ्री हो और एक्सेसिबल हो, पहुंच में हो, अच्छी गुणवत्ता की हो और फ्री हो, तभी हम उसको एक तरह का अधिकार मान सकते हैं। नहीं तो उस अधिकार का कोई फायदा नहीं है जो कि आपको दूर हो और महंगे हो और वहां पर व्यवहार अच्छा नहीं। दूसरा ये है कि जब हम स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात करते हैं, पूरे स्वास्थ्य की नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात करते हैं, तो केवल इलाज नहीं है उन सेवाओं में, है ना? जब सबसे हमको सामान्य समझ में आता है स्वास्थ्य का सेवाओं का, वो है कि हम जब बीमार हो तो हमारा इलाज हो। लेकिन उसमें जो स्वास्थ्य की सेवा में जो निहित है वो है बचाव के तरीके, जिसमें जैसे अगर हम साधारण उदाहरण लें तो स्वास्थ्य संबंधित जो टीकाकरण हमारा होता है, गर्भवती महिलाओं की जांच होती है, मलेरिया से बचने के लिए मच्छर जाल होते हैं, ये सब बचाव में आते हैं। तो ये सेवाएं भी उतनी ही, बल्कि इलाज से भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको हम प्रिवेंटिव सेवाएं कहते हैं। दूसरी सेवाएं हैं प्रमोटिव सेवाएं, जिनमें कि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हमको मिले, हमको सही समय पर सही तरह की जानकारी मिले, एजुकेशन और रहने का जो हमारा वातावरण है वो सही हो, तो वो प्रमोटिव सेवाओं में होता है, व्यवहार बदलाव की जो सेवाएं हैं। तीसरा है इलाज का, जिसमें हमने बात करी। इलाज एक आउट पेशेंट भी हो सकता है कि हम गए और हमको केवल देखा और दवा दे करके वापस भेज दिया, या हमको भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है, सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो ये इलाज से संबंधित हो गया। तो प्रिवेंटिव हो गया, प्रमोटिव हो गया, क्यूरेटिव हो गया, बचाव हो गया, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना हो गया, और इलाज हो गया। और इलाज में भी आउट पेशेंट और इन पेशेंट, हम दो बड़े बड़े मुद्दे बोल सकते हैं। तीसरा जो उसके बाद है रिहेबिलिटेटिव, की पुनर्वासन। बीमार होने के बाद मान लीजिए किसी के फ्रैक्चर हो गया, टांग खराब हो गई, तो उसके बाद उसको क्रचेज मिले, उसको चलना सिखाया जाए, उसको फिजियोथेरेपी मिले, उसका सामाजिक पुनर्वासन हो, तो ये सब जो है रिहेबिलिटेशन में हो गया। और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कैंसर, जिसमें इलाज हो गया, लेकिन उसके बाद जब ऐसी स्टेज आ गई कि अब इलाज से कुछ बहुत नहीं होने वाला, तो उनको पैलिएटिव केयर की, वो कम से कम एंड ऑफ लाइफ केयर की, वो जब तक वो जिंदा है तो उनको उनकी दर्द नहीं हो, उनको आराम से कम अंतिम समय निकल सके, जिसको हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। तो ये सारी सेवाएं जो हैं ये स्वास्थ्य के अधिकार में आती है, ये स्वास्थ्य की सेवाओं में आती है। तो स्वास्थ्य की सेवाओं में अगर हम इनमें से किसी एक को पकड़ लें और बाकियों को नहीं पकड़े, तो वो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य का अधिकार नहीं होगा। तो जो भी कोई अधिकार है उसमें ये सारी सेवाएं भी निहित होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि उसमें नॉन एक्सक्लूजन और इंक्लूजन होना चाहिए। हम लोग सब उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट्स की लैंग्वेज को समझते हैं,
जैसे और सेवाओं में हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को डिनाई नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, धर्म के आधार पर, या उसके पास आधार कार्ड नहीं है इसलिए, या वो डिसेबल्ड है इसलिए, या उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ अलग है, तो उसके आधार पर यदि उनको सेवाएं नहीं मिलती हैं तो ये अधिकतर हमने देखा कि बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाओं में धीरे धीरे ये अंदर क्रीप इन कर रहा है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप शादीशुदा नहीं है, या आप डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे कि आप इस शहर, इस जिले के हैं, तो आपको इस जिले में नहीं मिलेगा, दूसरे जिले में सेवा मिलेगी। तो एक ऐसा देश और राज्य हमारा बन रहा है जिसमें हमको प्रूव करना पड़ता है, और हमारे पास केवल हम अपने डिस्ट्रिक्ट में या तो सिमट करके रह जाते हैं, अपने राज्य में सिमट के रहते हैं, या हमको लगातार प्रूव करना होता है। और खासकर ऐसी चीजों के लिए मैं आपको अगर कुछ उदाहरण दूं तो हमने ऐसा देखा है कि ऐसी लड़कियां जो कि शादीशुदा नहीं है, उनका गर्भधारण हुआ और उनका अगर गर्भ समापन होना है, तो वो, या उनको डिलीवरी करनी है, तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के कारण उनको सेवाएं से वंचित रखा जाता है। टीबी के मरीज, वो अगर प्रूव नहीं कर पाते कि उनका बैंक अकाउंट है तो उनका एंट्री नहीं हो पाती, और उससे उनको उनका इलाज भी बराबर नहीं मिल पाता। तो जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इंक्लूजन की हम बात करते हैं कि किसी भी आधार पे व्यक्ति को, एक मरीज को कम से कम ये प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ और मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे बैंक अकाउंट है, उसको जो सेवाएं मिलनी चाहिए। तो एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक जरूरी है। तो कोई भी अगर स्वास्थ्य का अधिकार है उसको हम इन पैमानों पे देखेंगे कि क्या वो इन पैमानों पे खरा उतर रहा है। तो अब अगर हम राजस्थान का कानून देखें तो उसमें राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं जो कि किसी भी, और तीसरा है जो इम्पोर्टेंट, तो एक तो है अधिकार क्या है, फिर है सरकार की क्या जिम्मेदारियां या ऑब्लिगेशंस हैं, और तीसरा है कि वो मैकेनिज्म क्या होगा जिससे कि इसको एनफोर्स करा जाएगा। तो इसमें जो मैंने जैसे कहा कि क्योंकि राजस्थान का जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो एक तरह से, एक मायने में बहुत लैंडमार्क कानून है। आज से 10 साल पहले शायद हम उसको इतना बड़ा कदम नहीं मानते, क्योंकि तब ये माना जाता था कि सरकारी सेवाएं होनी चाहिए, सरकारी सिस्टम सुदृढ़ होने चाहिए और सरकार को चलाना चाहिए और फंड करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में वो समय जो बदला है उसमें ये बहुत साधारण बात हो गई है कहना कि नहीं, सरकार केपेबल नहीं है, सरकार को नहीं चलाना चाहिए, लोगों को ही प्राइवेट को चलाना चाहिए, या सरकार धीरे धीरे उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। तो आज के तारीख में अगर कोई सरकार ये कमिट करती है कि सेवाएं, जो सरकारी सेवाएं हैं वो मुफ्त होंगी, तो वो एक बड़ा, एक हमारे हिसाब से एक लैंडमार्क बात है कि, और कोई भी राज्य अगर ये निर्णय लेता है तो ये एक साहस की बात है, क्लैरिटी की, विजन की बात है कि सरकार हम अपनी जिम्मेदारी मानती है कि हमको सेवाएं प्रदान करनी है। तो उस मायने में ये एक अच्छा कदम है। ऑफ कोर्स अभी बिल ही है, इसमें उसका पूरा रूप क्या होगा आगे उसको हम देखेंगे। परंतु जहां उन्होंने फ्री सर्विसेज तो कही है, लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा कि 3-4 पैमाने होने चाहिए कि क्या वो ऐसी सेवाओं को उन्होंने कमिट किया है कि वो कौन सी सेवाएं कि वो पहुंच में होंगी या नहीं होंगी, उसको उन्होंने खुला छोड़ दिया। जो हम लोगों ने शुरू में जब हम सरकार से बात करते थे तो हमने कहा था कि इसका मापदंड क्लियर बनाए कि आधे घंटे के अंदर अंदर उनको मूलभूत प्राथमिक सेवाएं मिलेंगी, 1 घंटे के अंदर अंदर भर्ती की सुविधाएं मिले, और 2 घंटे के अंदर सुपर स्पेशलिटी की भी अगर जरूरत होती है तो वहां तक पहुंच पाए। तो वो करना जरूरी है। नहीं तो अगर कोई सेवाएं बहुत दूर है और आप कहें कि हाँ 4 घंटे जाके उदयपुर में पहुंच के अगर टीबी का मरीज की भर्ती होगी तो वो फिर अधिकार नहीं रहता, वो बहुत सारे बैरियर्स बीच में आ जाते हैं। तो एक तो एक्सेसिबिलिटी के जो क्राइटेरिया नहीं होने से उसकी जो एक शार्पनेस है वो खत्म हो जाती है। दूसरा ये है कि जो क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स हैं ना, इसमें भी जो ऑब्लिगेशंस में हमने तब कहा था कि जो गुणवत्ता है, अब एक सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ में आता कि मैं गुणवत्ता कैसे नापूं। हालांकि कुछ चीजें समझ में भी आती हैं। अगर कोई आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है तो आपको क्लियरली पता है कि ये खराब व्यवहार है। अगर टॉयलेट्स खराब है तो आपको क्लियरली पता है कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या कचरा फैला हुआ है, तो ये चीजें, पानी नहीं है, तो ये तो समझ में आती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि गुणवत्ता के मापक नहीं होने से एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो वो ऑब्लिगेशन सरकार का कि कौन से ऐसे पैमाने होंगे, किस गुणवत्ता की सेवाओं की हम बात कर रहे हैं, उसका इसमें मेंशन नहीं है। उसमें यही कहा गया है कि ये बाद में रूल्स में हम इसको लेकर के आएंगे कि क्या क्वालिटी के पैमाने होंगे, लेकिन उसको एक्ट में डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो एक भारतीय पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, IPHS स्टैंडर्ड्स हैं, वो सरकार ने एक ले डाउन किए हुए हैं। अगर उसको भी एक्सेप्ट करें तो वो एक बड़ा कदम होगा हमारे को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए। तीसरी बात जो मैंने कहा कि अगर पैसा नहीं है तो फिर आप
अधिकार तो कह सकते हैं कि हमारे ऑब्लिगेशन है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कल को कोई भी ये कह सकते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसको कमिट करना कि स्वास्थ्य में स्वास्थ्य को कितना पैसा दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आज भी राजस्थान में एक हद तक जो खर्चा है सरकार करती है और कई और राज्यों के मुकाबले ज्यादा करती है। 6% के करीब बजट का लास्ट जो था उसमें करीबन 6% के आसपास लगभग कुछ सालों से है, तो उसको 8 से 10% करने की जरूरत है, तब जाकर के वो जो भी इसमें कमिटमेंट्स हैं फ्री सर्विसेज के वो उसमें शामिल होंगे। तो वो लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। यही कहा गया है कि कि हम अप्रोप्रिएट बजटरी प्रोविजंस करेंगे और उसके बाद फिर कोई भी बहाना देख करके या कभी भी जब फाइनेंशियल डिफिकल्टी हुई तो स्वास्थ्य में सबसे पहले काटा जा सकता है, तो उसको सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। तीसरा मैंने कहा कि जैसे कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव और पैलिएटिव सारी उसमें शामिल होती हैं। इसमें जो ज्यादा फोकस है वो लगातार वो इलाज से संबंधित है, उसमें बाकी सेवाओं की बहुत कहा नहीं गया है। तो कल को वो नहीं होने से, उसको क्लियरली डिफाइन नहीं करने से कि कौन सा पैकेज ऑफ सर्विसेज जिसको बोलते हैं वो अगर बहुत क्लियर नहीं है तो एक तो ये बात भी हमको समझनी है कि कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार सारी स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तो हमेशा उसके लिए वो एक पैकेज बनाया जाता है कि कौन सी ऐसी हैं जो कि मूलभूत हैं, कौन सी हैं जो कि नेक्स्ट लेवल पर हम कर सकते हैं और कौन सी हैं जो कि अभी नहीं कर सकती क्योंकि जो सरकार के जो जितना वो है कॉफर। तो लेकिन उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। उसको खुला छोड़ने से एक तरफ ये हो सकता है जो कि हम देख भी रहे हैं कि चिरंजीवी और अन्य राज्यों में जो उस तरह की योजनाएं हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर को जब मौका मिलता है तो वो फिर जो पैकेजेस हैं जिनमें उनको फायदा ज्यादा होता है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है, ना कि ऐसा जिससे कि मरीज को ज्यादा फायदा होता है। जैसे हमने देखा कि नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन चिरंजीवी में सबसे ज्यादा उसका उपयोग होता है। उसका व्यक्ति के इंडिविजुअल का फर्क पड़ सकता है, बट ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हमारे पास लिमिटेड पैसा है तो हम बहुत सारी अन्य जरूरतें हैं जिनको पहले उनको इंक्लूड करें। तो वो पैकेज डिफाइन करना, उसमें कि प्रिवेंटिव बचाव की कौन सी सेवाएं हैं, इलाज की कौन सी हैं, भर्ती की कौन सी हैं और सर्जरीज कौन सी होंगी, उनको डिफाइन करना बहुत जरूरी, जो कि इसमें खाली छोड़ा गया। और ज्यादातर जो इसका फोकस है वो इलाज पे है, प्रिवेंटिव सर्विसेज जैसे मैंने कहा कि जो कि सरकार की कोर जिम्मेदारी है, जिसमें टीकाकरण है, आज कर रही है मुफ्त में, लेकिन कल को हमने देखा कि कोविड में कैसे ये बातचीत चलनी शुरू हो गई थी कि लोग खुद अपना पैसा दें और हुआ भी कि कुछ पार्ट प्राइवेटाइजेशन हुआ भी कि लोग जो ज्यादा पैसे दे सकते थे उनको जल्दी और आराम से टीका मिलने लगा। तो वो एक आगे आने वाले समय में वो भी संभावना है, इसलिए इसको बिल्कुल क्लियरली इसको डिफाइन करना की कौन कौन सी सेवाएं वो जरूरी है। कुछ जो हमने जो इसमें एक मैकेनिज्म बनाया गया है ग्रीवेंस रिड्रेसल का, जिसमें आई थिंक हमारे राजस्थान को बहुत बड़ा अनुभव भी है क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी बिल के कारण और राइट टू इन्फॉर्मेशन की कि हम कैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप कर सकते हैं। तो उसमें काफी कमजोरी है अभी। वो कमजोरी ऐसे है कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की जो बॉडीज हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, वो वही लोग हैं जो कि खुद जिम्मेदार हैं सेवाओं को देने के लिए और स्वास्थ्य का अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। तो वही सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी और वही ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी और उसको मॉनिटर कर, प्रोग्रेस मॉनिटर करने ना, दोनों बॉडी सेम तो नहीं हो सकती कि मैं ही करूंगा, मैं ही बताऊंगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा और मैं ही सुलटाऊंगा कोई। तो ना ये जो एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशियल फंक्शंस हैं उनको सेपरेट करना जरूरी है। तो इस बिल में जो भी इस बॉडीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है या स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है, उसके जो मेंबर्स हैं वो केवल सरकारी लोग ही हैं, जो खुद डायरेक्टर्स या सेक्रेटरी और कलेक्टर्स एंड CMHOs हैं। उसमें सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसमें कार्यकर्ताओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो कि इससे अफेक्ट होते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। इसमें मरीजों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पेशेंट ग्रुप्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये सब एक बड़ी विषमता है। उसके बिना ये एक केवल कोई ग्रीवेंस होगी तो उसको वही लोग करेंगे जो कि खुद जिम्मेदार हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए जो जरूरत है अलग अलग स्टेक होल्डर्स की, वो इसमें साथ में शामिल नहीं किए गए, जिससे कि समस्या हो सकती है। एक इसमें जो अच्छी चीज है एक और कि उसमें ये कहा गया कि हम इसके बाद एक मानव संसाधन पॉलिसी लेकर के आएंगे, जो कि बहुत कम राज्य बना पाए हैं एक स्वास्थ्य में मानव संसाधन पॉलिसी। वो इसलिए भी क्योंकि ट्रांसफर्स, रिक्रूटमेंट जो है, खासकर ट्रांसफर्स एक बहुत बड़ा जरिया भी है विभाग को अपना कंट्रोल रखने के लिए और पैसे कमाने के लिए।
तो कोई एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी कोई भी राज्य कभी बहुत सक्सेसफुल हुआ नहीं है। स्वास्थ्य के माना एएनएम्स के ट्रांसफर्स हैं, डॉक्टर्स के ट्रांसफर्स हैं, सब लोग ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन अपने हाथ में रखना चाहते हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो लेकिन इसमें कमिट किया गया है कि हम, और एक जहां तक मेरा अनुभव रहा है सरकार के साथ इस दौरान बात करने का, एक सीरियस इंटेंट है कि मानव संसाधन पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन उसका कोई समय या कोई टाइमलाइन नहीं निश्चित की गई है। जो पहला वर्षन था जब हम लोगों ने जब बात करी, तो उसमें उस वर्षन में हमने समय निश्चित किए थे कि 6 महीने के अंदर अंदर एक मानव संसाधन पॉलिसी बनेगी, या उसका एक आउटलाइन भी अगर इसमें शामिल हो सके। तो ये मोटा मोटा मेरे को लगता है कि इस जो बिल की कुछ मजबूतियां हैं और कमजोरियां भी जो इसमें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं वापस कहूंगा कि इस बिल को पास होना जरूरी है, क्योंकि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग है एक तरह से। अगर इन चीजों को इसमें हम लोग अभी भी शामिल करवा पाए, समय कम ही है, परंतु इस पर चर्चा जरूर सरकार से पहले से सिविल सोसाइटी का भी, जन स्वास्थ्य अभियान का और अन्य संस्थाओं का लगातार फीडबैक भी जाता रहा है सरकार को, लेकिन वो एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक कोहेरेंट अगर फीडबैक जाएगा तो शायद संभावनाएं ज्यादा हैं कि वो उसमें इंक्लूड हो पाए। तो मैं अभी यहीं पर ही विराम देता हूँ, और आप लोग जो भी इससे संबंधित सवाल या कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहें तो मैं उपलब्ध हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवित्र मोहन जी। पवित्र मोहन जी ने हमको बताया कि इस जो बिल आने वाला है, जो बिल पास होने वाला है, उसमें कौन सा अच्छी चीजें हैं और कौन सी जो बुरी तो नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं उन्होंने बताए। राइट टू हेल्थ का जो जरूरत है एक बिल के तौर पे, वो कोरोना के दौरान जो 2 साल में लोगों को भुगतना पड़ा जी, स्वास्थ्य व्यवस्था की इतना खराब हाल है हमारे देश के, तो उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जो राइट टू हेल्थ की बिल है, ये एक माइलस्टोन साबित हो सकता है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जो लाया जा रहा है। जैसे कि एक समय पे राइट टू इंफॉर्मेशन का आया एक्ट, यहाँ पे अरुणा जी हैं, निखिल जी हैं, मौजूद हैं, उनके बहुत लंबी समय की लड़ाई के बाद वो बिल आया, राजस्थान गवर्नमेंट ने लाया वो एक्ट के तौर पे। उसके बाद उसको आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वो बिल एक्ट के तौर पे आ गया है। तो ये एक माइलस्टोन के तरह काम करेगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने पहली कदम लिया है एक राइट टू हेल्थ का बिल और एक्ट लाने की। लेकिन उसमें जो जो कमियां हैं, जैसे कि हम लोगों का जो हमेशा नारा रहता है कि स्वास्थ्य पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, तो उस पे कायम रहना जरूरी है। और जो जो चीजें की अकाउंटेबल कौन रहेंगे, और रिसोर्सेज का एलोकेशन सिस्टम कैसे रन करेंगे, और किसको जाके हम अकाउंटेबल ठहराएंगे, और जो टाइम फ्रेम, कितने टाइम के अंदर लोगों को परिसेवाएं मिलेंगे, ये सब चीजों को सुधार करके एक्ट को लाने की बहुत जरूरत है, ताकि लोगों को जो बिल मिल रहा है उसके तहत सारी सुविधाएं अच्छे से मिले। तो बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत अच्छे से समझाने के लिए। अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं। जो भी साथी का जो भी सवाल है हम लेंगे, और कोशिश करेंगे सर से निवेदन करेंगे कि वो एक एक करके सवालों का जवाब देने में सहायता करें। मैं अभी शुभम को बोलूंगा थोड़ा सा देखने के लिए। शुभम, ओवर टू यू। थैंक यू सौरभ। निखिल जी ने हाथ उठाया है, उनको कुछ कहना है सर। हाँ निखिल। हाँ, मैं वीडियो नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं सफर में हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत, इसका टाइमिंग बहुत जरूरी है। पवित्र मोहन जी को भी जानकारी होगी कि कल सरकार ने और स्वास्थ्य सचिव ने कंसल्टेशन रखा है। तो पवित्र जी, आप 5 चीजें या 6 चीजें जो हम लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए, वो 2-2, 3-3 लाइन में लिख के आप डाल सकते हैं क्या, जो जो लोग इसमें आए, और हम उसको एक अभियान, जितने थोड़े दिन मिलते हैं जब तक असेंबली होगा, उसको पीछा कर सकते हैं, और कल वाले कंसल्टेशन में भी बहुत लोगों को कह सकते हैं कि ये 3-4 इसेंशियल चीजों का पीछा करें। तो ये आप हमारे लिए कर पाएंगे क्या, ये संक्षेप रूप में यदि आप दे सकते? जरूर निखिल, मैं कल हूँ भी, मैं कल मीटिंग में आ रहा हूँ, और मैं उससे पहले ही आपको और साथियों को एक बार शेयर कर दूंगा जो 4-5 मुख्य मुद्दे जिन पे हम लगातार बात कर रहे हैं, कि जो जिसका इसमें
सम्मेलन होना चाहिए, तो जरूर। हाँ, तो मुझे लगता है जन स्वास्थ्य अभियान एक निकाल ले अभी असेंबली सेशन से पहले कि क्या क्या चाहिए, और फिर ये 4-5 मुख्य चीजें हैं यदि हम एम्फसाइज कर सकते हैं जो लोगों के होठों पर हम डाल दें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जरूर निखिल, मैं करके आपको शेयर करता हूँ। धन्यवाद निखिल जी। और किसी के कुछ सवाल है, किसी को कुछ पूछना है तो जरूर ये समय है पूछने के लिए। नमस्कार जी। हाँ पवित्र जी, एक नमस्कार जिंदाबाद सब साथियों को। मैं ये पूछना चाहता था कि ये प्राइवेट अस्पताल, वो इमरजेंसी की जो परिभाषा है और उसको लेके काफी अभी 2-3 दिनों से बहुत विवाद भी चल रहा है, और ये कह रहे नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तो वो आपने थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे? हाँ मुकेश, जरूर। वो आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि उस पर बहुत एक अभी चर्चा भी हो रही है और उसको लेके एक विवाद भी है प्राइवेट सेक्टर के साथ कि हम इमरजेंसी में, क्योंकि इस बिल में एक और जो अच्छी बात थी जिसको मैं भूल गया बताना आपको, कि इमरजेंसी केयर इसमें इंक्लूडेड है, कि कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी में चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें उसको फ्री इलाज होगा। और ये बहुत जरूरी भी है किसी भी सिविलाइज्ड देश में या सोसाइटी में। इमरजेंसी के समय कोई व्यक्ति को जेब नहीं देखनी चाहिए, वो एक बार अस्पताल पहुंचे, उसका इलाज हो, उसके बाद ही आगे की बात हो। तो ये बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट प्रोविजन था, जिसको कि प्राइवेट सेक्टर ने जरूर उसको एक विरोध किया, क्योंकि उनको ये खतरा है कि एक बार हमारे पास कोई व्यक्ति आया और उसमें कोई भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि इमरजेंसी में एक बार आप पहुंचे, मान लीजिए कि हार्ट अटैक है और उसको हार्ट सर्जरी करनी पड़ी, और वो कहें कि नहीं उसका खर्चा जो है पूरा वो प्राइवेट अस्पताल बियर करे, तो उनको इस प्रकार के डर है। लेकिन एक जो बहुत राजस्थान में एक इनफैक्ट एक अच्छी बात है कि जो मतलब अगर हमारे को कोई एक जो इंश्योरेंस जैसे चिरंजीवी है, अगर वो होनी है किसी राज्य में, तो राजस्थान ने एक तो जो किसी और राज्य में नहीं है, वो कैटेगरीज बहुत बढ़ा दी। जो भारत सरकार की थी वो 20%, 25%, 30% लोग ही उस कैटेगरी में आते थे, जो SECC सेंसस 2011 में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको इंक्लूड किया था। पर राजस्थान सरकार ने 2-3 कैटेगरीज और बनाई जिनको चिरंजीवी में शामिल किया, तो लगभग 80% लोग जो है वो सरकार द्वारा जो प्रीमियम दिया जाता है उस कैटेगरी में शामिल है। और बाकी 20% के लिए भी सरकार ने खोल दिया है कि आप कोई भी 800 रुपए दे करके वो ले सकते हैं। तो लगभग यूनिवर्सल एक तरह का एक इंश्योरेंस है। तो अगर सरकार उसमें, और वो ऑलरेडी उन्होंने कुछ तो प्रोविजन किया है, पर वो प्रोविजन प्राइवेट सेक्टर को जरूर ऑफर कर सकते हैं, जिसमें कि ये है कि जो भी चिरंजीवी में एम्पैनल्ड अस्पताल हैं उनमें क्योंकि इतना बड़ा कवरेज है, तो कोई भी इंश्योरर कंपनी बहुत आराम से उसमें ऐड करने के लिए सरकार बिल्कुल नेगोशिएट कर सकती है, क्योंकि वो एक लगभग 6 करोड़ 7 करोड़ लोगों का एक जो पूल है वो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तो उसमें एक इमरजेंसी को ऐड करना, तो उसमें ना सरकार को कोई फाइनेंशियल बर्डन होगा ना लोगों को होगा, केवल इंश्योरेंस कंपनी को इमरजेंसी, और इमरजेंसी रेयर इवेंट है तो इट इज क्वाइट इंश्योरेबल, तो वो उसके माध्यम से सरकार दे सकती है। और अगर बहुत ये जरूर है कि वो इसमें जो चिरंजीवी एम्पैनल्ड अस्पताल हैं जो कि काफी सारे हैं, उनमें बहुत आराम से इसको एक तरह से पैकेज में इंक्लूड किया जा सकता है एग्जिस्टिंग प्रीमियम में, और एग्जिस्टिंग जो भी बिना लोगों को कोई उसमें फाइनेंशियल बर्डन हुए, ना ही सरकार को भी बहुत एडिशनल बर्डन इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा पूल ऑलरेडी एक इंश्योर्ड है जिसमें इमरजेंसी का एक पैकेज इंक्लूड किया जा सकता है। उसमें फिर कईयों में बहुत कम खर्चा होगा, कईयों में ज्यादा होगा, लेकिन वो बहुत आराम से। तो मेरे को नहीं लगता कि सरकार को, एक्चुअली आई थिंक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ देयर नेगोशिएटिंग विद द प्रोवाइडर्स। जो प्राइवेट अस्पतालों को बहुत उसमें परेशान मेरे को नहीं लगता कि होने की जरूरत है। अगर सरकार इसको क्लियर कर दे कि वो इंश्योरेंस के माध्यम से होगा, और वो जरूर कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उस वक्त इंश्योरेंस, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, तो उसको थोड़ा नेगोशिएट करने की बात है। लेकिन फाइनेंशियली अगर इट कैन बी वेरी इजीली डन विद द करंट रिसोर्सेज। सभी को नमस्ते। मैं तिलोनिया से SWRC तिलोनिया मेडिकल से किशोर बोल रहा हूँ। हाँ किशोर, अभी हमारे भी एक परिवार में एक्सीडेंट हो गया था, उसमें हम मित्तल हॉस्पिटल में चिरंजीवी बीमा का था प्रावधान, लेकिन उन्होंने उसका पूरा खर्चा लिया।
तो करीब 4 लाख रुपया उसमें खर्चा लगा हमारा, और मरीज की भी डेथ हो गई। लेकिन एक अच्छी बात है कि चिरंजीवी बीमा के तहत जो मैंने अप्लाई किया था 5 लाख का, वो जरूर अभी कल हमें उसकी सैंक्शन मिल गई। लेकिन जो हमारा 4 लाख का वो खर्चा है, हम उसको कहाँ डालें ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मित्तल हॉस्पिटल में तो बोला ये चीज हमारे यहाँ है ही नहीं, हमने तो उनको नगद दे दिया। जी हाँ, आई थिंक हम लोग एक्चुअली चिरंजीवी में पूरी एक चर्चा कभी अलग से भी कर सकते हैं, उसके जो प्रोविजंस हैं और उसमें हमको क्या जागरूकता रखनी चाहिए और सरकार से हमको क्या मांग करनी चाहिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, लोगों को समझ उसको आए, और अगर उसको रन करना ही है तो तो उस पर आई थिंक हमको एक थोड़ी विस्तार से चर्चा अलग से शायद करने की जरूरत होगी। हम लोग भी बहुत उसको गूढ़ता से समझ रहे हैं कि कहाँ उसको पकड़ा जा सकता है उसमें। जी बिल्कुल। तो हम लोग उस पर कभी अलग से भी एक बार आई थिंक विस्तार से चर्चा करेंगे। जी पवित्र मोहन जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, जैसे नटशेल में कि ये कानून आने के बाद जो वर्तमान में जैसे जो सब कुछ फ्री मिल ही रहा है 80% लोगों को तो है ही, और बाकी को भी चिरंजीवी के अंदर पैसे दे के कर ही लेंगे या कर लिया है लोगों ने। हालांकि चिरंजीवी के अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसको तो अभी डिस्कस नहीं करते। तो इस एक्ट के आने के बाद जो वर्तमान में जो चीजें मिल रही है उसमें एडिशन में क्या मिलेगा? हाँ नहीं, अच्छा सवाल है। देखिए दो बातें हैं इसमें। एक तो यह है कि अधिकार की तरह है, अगर आज नहीं, आज दिया है सरकार का एक आदेश था, एक रूल बनाया किसी ब्यूरोक्रेट की तरफ से कि ये फ्री में होगा, कल को विड्रॉ भी हो सकता है। अगर ये कानून बनता है तो एक इसकी निरंतरता रहती है, एक उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रहती है कि ये अधिकार की तरह मिलेगा, ना कि केवल एक डोल की तरह कि हमने आज चाहा तो हमने इसको दे दिया। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि ऑब्लिगेशंस में जो चीजें अभी नहीं है बिल में, जो कि होनी चाहिए ऑब्लिगेशन में, तभी उसको एक उसकी सैंक्टिटी बनती है, जिसमें एक तो फंडिंग की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कितना उसमें बजट बढ़ाने हैं, उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए। दूसरा, पहुंच के कोई मापदंड होने चाहिए जिसमें कि फिर नए तरह का खर्चा और नए नए संसाधन भी जुटाने पड़ेंगे। अगर दक्षिणी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान में सेवाओं को और खड़ा करना पड़ेगा ताकि लोग बहुत दूर नहीं है, तो वो पहुंच के कुछ पैमाने होने चाहिए और क्वालिटी के पैमाने होने चाहिए। आज जो मिल रहा है, मान लीजिए आप जाते हैं, आप पीएचसी में भी आज आपके एक तरह से फ्री है, लेकिन अगर वो पैमाने होंगे कि हमको जब हम जाएंगे तो वहां पर हमारा व्यवहार ठीक होगा, वहां पर हमको दवाएं हमेशा मिलेंगी, हमारे ये जांच होगी, और अगर नहीं होगा तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो वो पैमाने अगर नहीं होंगे तो फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। कोई ग्रीवेंस भी होगी तो उसको किस आधार पर हम कहेंगे। तो आपकी बात सही है कि आज की तारीख में जो मिल रहा है, एक तो है कि वो अधिकार की तरह मिलेगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और निरंतरता है। दूसरा है कि अगर हम इसमें फंडिंग की और एक्सेस की और क्वालिटी के मापदंड एक्ट में आ सके तो उसमें एक नया एक पैमाना जुड़ेगा। ये भी हमको देखना है, राजस्थान में आज जो हो रहा है वो एक तरह से ये भी है कि दूसरे राज्यों को भी कंपेल करता है कि इनको फ्री करें। तो आई थिंक इसका अपने आप में भी एक स्टैंड अलोन वैल्यू ये भी है ना, कि राजस्थान ने तो करा है, पर अगर ये करती है कि सरकारी सेवाएं फ्री हैं और फ्री रहेंगी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसका एक मैंडेट है, तो ये और राज्यों के लिए भी एक। हेलो, मेरा नाम चेतन राम है। 2-3 चीजें थी जो मैं चिंता कर रहा था। एक तो ये निजी जो हॉस्पिटल है, ये जिस तरह से वसूली करते हैं बहुत बड़े स्तर पर, इनका रेट कंट्रोल, किस चीज का कितना अमाउंट चार्ज करना है, उसको कैसे इस कानून में तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ है। एक बात तो ये। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जितने सरकारी कर्मचारी, ये डॉक्टर्स जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल स्टाफ भी, ये सरकार से तनख्वाहें लेते हैं और इनको प्राइवेट प्रैक्टिस की पूरी छूट है कि आप अपने घर में भी पूरे जितना मर्जी पेशेंट देखो और आप सरकार से भी पेमेंट जितना मर्जी है ले। तो ये तो और किसी भी जॉब में कहीं भी इस तरह की स्थिति नहीं है। तनख्वाह भी ले और उसको प्राइवेट काम करने की छूट मिले, पर ये इसमें है। तो हमारे इस कानून में क्या हम लोग इस तरह की कोई बात हमारी तरफ से देखिए, मेरे को मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस को कितना कैसे किया जा सकता है। 2 चीजें हुई। और थर्ड जो है वो शायद इसमें पता नहीं आ भी सकती है नहीं, क्योंकि जिस तरह से दवाई ये जो आपकी जेनरिक और ब्रांडेड की जो रेट की अंतर है,
अभी भी इसको कंट्रोल करने का कोई सिस्टम मुझे लगता नहीं है कि दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। और दवाई पे जो एमआरपी का जो जो आधार है वो और भी ज्यादा चिंता की बात है। और अंतिम में ये कहना चाहूंगा कि किसी पीएससी पे, सीएससी पे, किसी भी उप स्वास्थ्य केंद्र पे अगर कोई कर्मचारी है, पोस्टेड है और वो काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ तो इसमें कोई उस तरह का को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। हाँ, मानव संसाधन पॉलिसी की बात आपने कही कि भाई 3 साल बाद, 2 साल बाद वो ट्रांसफर की बात होगी, पर डॉक्टर तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती है मुझे लगता है कि उसकी फीड या फिर उसी जगह रहती है। तो ये 3-4 चीजें जो थी, इस पे क्या हम लोग इस कानून में जो जो ये ड्राफ्ट है इसमें कुछ हमारी तरफ से कुछ जोड़ सकते हैं? है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें। हाँ जी। तो नहीं, सही है, आपने सही कहा कि बड़ी है। और आई थिंक सीधा सीधा जो स्वास्थ्य के कानून है उसके परव्यू के थ्रू, क्योंकि हर कानून का एक अपना एक वो भी होता है। लेकिन जो जैसे आपने मानव संसाधन की जो बात कही, तो उसमें जरूर मानव संसाधन पॉलिसी हम एक तो ये चाहते थे कि इसको एक समयबद्ध तरीके से इसके बाद लाया जाए, और दूसरा उसके कुछ मुख्य पहलू जो उस के हैं वो एक्ट में भी आए। तो वो शायद अब एक्ट में आना, तो क्योंकि उसके उस पर बहुत चर्चा शुरुआत में जरूर हुई जो पिछले स्वास्थ्य मंत्री थे, उसके बाद तो लेकिन अगर कम से कम ये है कि समयबद्ध तरीके से मानव संसाधन एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई जाए, तो उसमें कुछ जो आप मुद्दे बोल रहे हैं वो शामिल हो सकते हैं उसमें, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिस की बात है या फिर ट्रांसफर्स की और एक उनकी उपलब्धता की बात है, वो उसमें जरूर रखी जाती है। और एक बहुत बड़ा जो इन ऑल फेयरनेस सरकार में मतलब मंत्री महोदय ने और अन्य लोगों ने इस बात को माना भी कि ये बहुत एक बड़ा पहलू है जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है और इस पे एक नीति लाने की जरूरत है, और उसको इसमें हम एक्ट में लाएंगे। तो और वो लाया भी गया, लेकिन उसका समयबद्ध तरीका और उसमें क्या मुख्य बिंदु होंगे वो हट गए। दवाइयों का जो आपने कहा वो एक्चुअली राज्य सरकार के परव्यू के बाहर है वो काम, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटीज एंड अन्य है जो उस पे, तो ये स्वास्थ्य, तो ये राज्य का एक तरह से पहलू नहीं है। बाकी अन्य में जैसे कहा कि वो शायद मानव संसाधन पॉलिसी में बाकी सारी इश्यूज पे नहीं, वो डॉक्टर काम ही नहीं करता है, मतलब वो काम ही नहीं करता है और पूरी प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, या तो उस हॉस्पिटल में जाता ही नहीं है। तो इस कानून में तो देखिए, एक तो ये है कि ये कानून तो आज भी नहीं कहता कि लोग अपना काम नहीं करें। आई थिंक जो हमारे अभी जो कहीं तो हाँ नहीं वो सही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ वो तो देखिए, वो आज भी कानून तो ये नहीं कहता कि डॉक्टर काम नहीं करें अपना, या कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना काम नहीं करें। तो वो तो जो अभी अवेलेबल कानून है, और हमारी हम लोग अपने जितना उस पहलू पे हम लोग आवाज उठाएं, समुदाय आवाज उठाएं, तो उसी से बदलाव आ सकते हैं। क्योंकि उसके लिए मेरे को नहीं लगता कि अलग कानून की जरूरत है, क्योंकि वो आज भी कानून तो ये नहीं कहता कि आप सैलरी उठाओ और काम नहीं करो, और उसके लिए प्रोविजंस भी हैं, नेग्लिजेंस है, अन्य कानून है जिस पर की प्राइवेट हॉस्पिटल का जो कंट्रोल है उसका इसमें कुछ प्राइवेट उस पर भी हमने एक्चुअली काफी चर्चा शुरू में करी, और हमारा जो फर्स्ट ड्राफ्ट था उसमें रेगुलेशन की बात हुई थी, पर उसमें एक बहुत आम सहमति नहीं बन पाई कि वो इस कानून के परव्यू में आता है नहीं आता है रेगुलेशन का। लेकिन ये जरूर था कि जो इमरजेंसी केयर का जैसे आया और उसी पर एक बड़ा मुद्दा भी बना, तो वो जरूर उसमें बात हुई कि इमरजेंसी केयर जरूर सब जगह फ्री हो, और चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो। पर बाकी में रेगुलेशन का भी अगेन इन जनरल जो जहां पर भी ये कानून बने और देशों में या वो, तो ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। जो प्राइवेट सेक्टर का रेगुलेशन का एक अलग कानून है उनकी सेवाओं का, और एक जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो ऑलरेडी एक एक्ट है राजस्थान, वो भी राज्यों के एक्ट्स हैं अलग अलग, तो वो भी, लेकिन उसका भी पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो वो उस एक्ट के अंतर्गत जो रेगुलेशन की बात आपने करी या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करी, रेट्स को रेगुलेट करने की, वो ऑलरेडी उस एक्ट में शामिल तो हैं, लेकिन वो एक अलग चर्चा का विषय है कि वो एक्ट कहाँ है। 2011-12 में पास हो गया था, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। थैंक यू पवित्र जी। और 3 जनों ने हाथ खड़ा किया है। एडवोकेट लालचंद परमार जी है, राजेंद्र गुंजल जी है और चैतन्य इग्ने जी है। तो मैं पहले एक जन एडवोकेट लालचंद जी से स्टार्ट करना चाहूंगा। हेलो, नमस्कार सर जी। सर मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा था कि जो हेल्थ स्कीम है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन है, तो इम्यूनाइजेशन जो हेल्थ फैसिलिटीज है गवर्नमेंट की, जैसे सब सेंटर है या पीएससी सीएससी पे होता है, और मोस्टली जो गांव के लोग हैं वो जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं,
उस सिचुएशन में वहाँ इम्यूनाइजेशन वहाँ क्यों नहीं होता है? और जैसे कि डिलीवरी होती मोस्टली वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है, और जो हेपेटाइटिस बी है वो जिस पीरियड में लगना होता है वो वहाँ नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ वो रखता ही नहीं, उनके पास होता ही नहीं। तो उस सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ा मतलब इशू है। इसके लिए इस हेल्थ जो अभी जो ये हेल्थ पॉलिसी बन रही है, जो एक्ट लागू हो रहा है, इसमें क्या उसके लिए कुछ है अलग से ऐसा कुछ प्रावधान? नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल वही जो भाषा है वो प्राइवेट सेक्टर इस्तेमाल करता है, और सरकार भी क्रॉनिकली एक बार अंडर फंड करते रहो सिस्टम को, उसके बाद कहो कि हमारे यहाँ तो कोई आता नहीं है तो आप प्राइवेट में दे दो। तो ये आपका जो कहना है वो कई मायनों में मैं उसको चैलेंज करूंगा लालचंद जी। एक तो ये है कि जो ज्यादातर आपने कहा कि डिलीवरी प्राइवेट में होती है वो अपने आप में गलत है। 68% डिलीवरीज जो है राजस्थान में, ग्रामीण राजस्थान में, वो सरकारी PHC CHCs में होती हैं। टीकाकरण जो है आज की तारीख में सरकार में फ्री में उपलब्ध है, और एक उसका पूरा एक कोल्ड चेन मेंटेन होती है, जो कि कोई एक फैसिलिटी के लिए वो जिम्मेदारी करना बहुत मुश्किल है कि उसकी कोल्ड चेन मेंटेन हो। सरकार का एक पूरा राज्य, देश से लेकर के राज्य और फिर जिला और फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक एक कोल्ड चेन का पूरा शीत प्रबंधन श्रृंखला है, जो कि बहुत जरूरी है। वो कोई भी प्राइवेट उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये कहना कि हम उसको प्राइवेट में बहुत अलाउ करें, आई थिंक ये कुछ सेवाएं हैं जो कि आज की तारीख में सरकारी सेवाओं की मान्यता को बना के रखी है, बल्कि हमको इनको और सुदृढ़ करना चाहिए। ये कह करके कि आज वहां पर कभी उपलब्ध है कभी नहीं है, तो वो और एक बहाना मिलता है कि हम उसको भी प्राइवेटाइज करें। आज की तारीख में कम से, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रामीण राजस्थान में 98% टीका जो है वो सरकारी सेवाओं द्वारा ही दिया जाता है, चाहे वो PHCs हो, सब सेंटर्स हो, MCH सेंटर्स हो। तो ये सेवाएं तो हमको बिल्कुल, बल्कि यही हम कह रहे थे कि ये एक्चुअली बिल्कुल क्लियर और भी होना चाहिए कि ये सेवाएं भी स्वास्थ्य के कानून में शामिल, क्लियरली लिस्ट होनी चाहिए। आज की तारीख में मिल रही हैं, लेकिन कल को वो नहीं भी मिले और उसका दाम हो, और वो दाम बहुत सारे लोगों के की पेमेंट करने की क्षमता से बाहर होगा, तो एक टीकाकरण जो कि एक व्यक्ति का अधिकार है, वो भी उस अधिकार से वंचित हो सकते हैं अगर हम उसको प्राइवेटाइज करें। तो मेरा ये कहना होगा कि हमको जरूर सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कोल्ड चेन पॉइंट्स है, कोल्ड चेन सिस्टम है, तो कोल्ड चेन पे सर वैक्सीन का सारा सिस्टम उसको कोल्ड रहना, या जो कोल्ड चेन पॉइंट रहता है, कोल्ड चेन हैंडलर होता है, वो उनको फॉलो करता है, तो क्यों नहीं उस कोल्ड चेन हैंडलर की, या जो जहाँ PHC पर या CHC पे कोल्ड चेन पॉइंट होता है, उनके अंडर में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आता है, क्योंकि वो कोल्ड चेन सप्लाई सिस्टम रहता है कि 24 घंटे, या जो वैक्सीनेशन टाइम पीरियड होता है जहाँ फैसिलिटी पे वैक्सीनेशन हो रहा है वहां से वापस लाना वगैरह, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो मोस्टली आप सही कह रहे हैं सर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 60% या 68% डिलीवरी होती है, बट उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मोस्टली डिलीवरियां वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में रेफर कर देते हैं, गवर्नमेंट के लोग। वही देखिए, वही बात है, उन्हीं सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ही, जो सेवाएं आज थोड़ी कमजोर हैं उन्हीं को सुदृढ़ करने के लिए ही इस कानून की जरूरत है। क्योंकि इसका जो बेसिक फिलॉसफी यही है कि लोग, प्राइवेट सेवाएं जो हैं वो मुनाफा हमेशा उनका मोटिव रहेगा। सरकारी सेवाएं अगर सुदृढ़ नहीं होंगी तो आज जो इनिक्विटी की हम बात कर रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ेगी और त्राही होगी। तो उन्हीं को सुदृढ़ करने के लिए ही ये कानून है। तो उसमें कोई भी प्रोविजन जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करें, वैसा कदम हमको इसमें लेना चाहिए। सर मैं एक चीज और, मेरा लास्ट सवाल था कि PHC लेवल पे या सब सेंटर लेवल पे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो ऐसा क्या मतलब कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि ये फैसिलिटी, इस फैसिलिटी पे हमारा अधिकार है लेकिन वो नहीं मिले, तो उसमें उनका वहां उसी जगह पे क्या रोल बनता है, ऐसा कुछ इस कानून में आ रहा है? तो ये भी लालचंद जी, जो अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें एक काफी विस्तृत एक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि उसमें आई थिंक हम लोगों की भी एक बड़ी भूमिका है कि जो विलेज हेल्थ कमेटीज हैं या रोगी कल्याण समिति RKS है, या जिसको हम RMRS बोलते हैं राजस्थान में, PHC, और तो वो उसमें एक मैकेनिज्म तो है वो जिसमें कि समुदाय की एक भागीदारी का, लेकिन वो जैसे और स्वास्थ्य आपने देखा हो, चाहे स्कूल की कमेटीज हो, वो एक थोड़ी डिफंक्ट है, उनको सुदृढ़ करने की एक जिम्मेदारी तो है, और उस कानून में भी उसको शामिल भी किया जा सकता है। उस पर भी हमारी शुरुआत में चर्चा हुई, जो शुरू के ड्राफ्ट थे उसमें हमने कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करने की बात की थी, वो चाहे वो लेकिन अधिकार के और कानून के उसमें दायरे में आए ना आए, लेकिन वो एक बहुत बड़ा काम है
जहाँ पे कि जो समुदाय की कमेटीज हैं या जो समुदाय के स्ट्रक्चर्स हैं, उनका सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पे निगरानी और अकाउंटेबिलिटी कैसे सुनिश्चित करें। तो इसमें ये जरूर है, जो मैंने नहीं इसमें बोला क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, कि कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग और क्वालिटी ऑडिट, जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, जो हमको और कानूनों से हम जानते हैं कि वो बेहतर हो सकते हैं, उनका प्रोविजन जरूर इसमें होना चाहिए। वो एक हमारी एक मांग भी है। सर एक चीज और थी कि जो विलेज हेल्थ कमेटी होती है, विलेज हेल्थ कमेटी में वो मोस्टली हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग या उनके जो प्रायोरिटी वाले लोग वही रहते हैं, तो जो फील्ड में जिस प्रकार से होना चाहिए वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है। सही है। आई थिंक उसमें हम लोगों की भी भूमिका है, हम सब सिविल सोसाइटी की, कैसे हम उनको सुदृढ़ करें और उनको उनमें भी काम करें, जैसे हमने और जगह भी करा, नरेगा में और अन्य प्रोग्राम्स में जब हमने निगरानी करी, तो उसको कैसे हम सुदृढ़ करें, वो जरूर हमारी भी एक तरह से जिम्मेदारी बनती है। पर हाँ, कानून में भी हमने उसको कैसे कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करा जाए, उसके एक मापदंड और स्ट्रांग होने चाहिए। इसके बाद बेनी प्रसाद राठौर जी से हम लेंगे सवाल। हाँ, बेनी जी आपका सवाल रखिए। जी थैंक यू। मेरा सवाल ये था कि इस बिल में जो सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है उसको टोटली बार्ड कर दिया गया है। हमें ये सोचना है कि एक तरफ तो हम हेल्थ जैसे क्रूशियल इश्यू को राइट बना रहे हैं, और दूसरी तरफ जो राइट को इम्प्लीमेंट या फिर राइट को प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ा एक स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, सिविल कोर्ट्स, उसको ही हम बार्ड कर दे रहे हैं कम्प्लीटली। हालांकि इन्होंने अथॉरिटीज बनाई है, लेकिन वो टोटली एक्सेसिव राइट देगी उन एग्जीक्यूटिव्स को, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को टोटली बार्ड कर देना चिंताजनक विषय है, और यदि चिंताजनक विषय है तो क्या ऐसे प्रोविजन को इसमें रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल दोनों बातें सही कही कि जो एक तो कि जो एग्जीक्यूटिव और जो इसमें जुडिशियल वो है, वो एक ही है, इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी और उसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी एक ही स्ट्रक्चर को दी गई है, और उसमें सिविल सोसाइटी को एक्सक्लूड किया गया है। तो ये जो निखिल ने जो आज बोला कि 3-4 पॉइंट्स कौन से हैं जिन पे हमको वाकई, क्योंकि आई थिंक निखिल ऑलवेज टॉक्स ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग्स, एंड व्हाट आर दोस 4-5 थिंग्स which are most critical and which we should insist between now and the assembly, तो ये उनमें आती हैं ये दोनों चीजें जो आपने कही, कि एक तो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो हटाने की बात है, और दूसरा जो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेशन की बात है। ये हम उन 4-5 चीजों में है जो कि बहुत जरूरी है बिल में इंक्लूड करना, जिनको हमको मिलकर के आवाज उठानी चाहिए। थैंक यू। तो अभी हम राजेंद्र गुंजल जी है, उनसे वो तभी से बात कर रहे हैं, उनको निवेदन करेंगे वो अपना सवाल बताएं। राजेंद्र जी। हेलो, हाँ राजेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। डॉक्टर साहब, मैं जर्नलिस्ट हूँ पेशे से, तो जो चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि जब से ये चिरंजीवी और आरजीएचएस ये 2 स्कीम्स लागू हुई हैं, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो आरजीएचएस को तो काफी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन चिरंजीवी में इतना ज्यादा उनका रुझान नहीं है। आरजीएचएस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने वाले जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और पेंशनर्स हैं, वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ डाइवर्ट हो गए, और सरकारी हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ गरीबों के हॉस्पिटल बनकर रह गए। तो एक तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो एक फर्क आया है इसमें कि आरजीएचएस और चिरंजीवी में, तो चूंकि आरजीएचएस में इनको ज्यादा मुनाफा होने की कोई संभावना लगती है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये डे बाई डे बढ़ा भी रहे, और चिरंजीवी पे ज्यादा उनका फोकस नहीं है। तो एक तो मैं इन दोनों में आपको आपकी जानकारी में लाके और बताना चाहता हूँ कि उस राइट टू हेल्थ वाले बिल के अंदर इसके ऊपर कुछ कोशिश की जानी चाहिए। और दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, इक्विपमेंट्स खरीदने में, उनमें बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस पे, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उस पे उनका कोई बहुत ज्यादा बजट नहीं होता। मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल अजमेर का देना चाहता हूँ कि अजमेर में आईसीयू प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा बढ़िया है। अजमेर में सारे इक्विपमेंट्स बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑपरेट करने वाले प्रॉपर नहीं है। उसको प्रॉपर तरीके से किस ऑपरेट किया जाए ऐसे लोग नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में वो राइट टू हेल्थ वाला जो इश्यू है उसको कैसे साकार कर पाएंगे? सही है। आपने दोनों बहुत अच्छे पहलू बोले राजेंद्र जी। जो पहला आपने कहा कि जो आरजीएचएस का, वो बिल्कुल सही है ना। आरजीएचएस में आई थिंक एक तो देखिए इसमें भी कास्ट सिस्टम हो गया इंश्योरेंस में भी, कि एक तो जो सरकारी नौकर हैं क्योंकि उनकी पावर ज्यादा है उनके, और वही कानून बनाने वाले भी हैं सरकारी, तो उनका जो उसमें आप देखिए कि जो बड़ा डिफरेंस है आरजीएचएस में, एक्चुअली सब चीजें फ्री हैं, दवाइयां भी फ्री, आउट पेशेंट केयर फ्री है, दवाइयां फ्री हैं, डायग्नोस्टिक्स फ्री हैं, जबकि चिरंजीवी में भर्ती होने के बाद ही और वो पैकेज में आने के बाद ही किक इन करता है। तो आरजीएचएस तो बहुत ही अच्छा, एक अच्छा मतलब आइडियल, जो कि सभी को मिलना चाहिए कायदे से, है ना। अभी लेकिन एक कास्ट सिस्टम बन गया। इसी तरह सेंटर में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएचएस है, उसमें सब कुछ आपको शामिल है, और बाकी जो योजनाएं हैं उनमें बहुत कम होता जाता है। तो इसीलिए रुझान भी लोगों का इसमें है, क्योंकि अस्पतालों को पूरे डायग्नोस्टिक्स पर भी, दवाइयों पर, हर चीज में उनको फिर प्रॉफिट मिल रहा है। तो लेकिन यही है कि देखिए ये योजनाएं हैं, स्कीम है, आज है कल को नहीं भी होंगी। तो जो कानून है वो एक फ्रेमवर्क अगर बनाए कि सब लोगों को बराबर की सेवाएं मिलेंगी और सरकार सबको कमिट करती है, तो वो प्रोग्रेसिवली फिर देखिए, ये जो स्वास्थ्य के कानून की लड़ाई है, कोई भी लड़ाई है, ये एक दिन की नहीं है, ये एक बार में जीतने वाली नहीं है। मैं आपको कोलंबिया का एक देश है लैटिन अमेरिका में, तो वहां पे जब शुरुआत हुई हेल्थ सिस्टम की तो स्वास्थ्य के कानून से हुई, लेकिन उसको 20 साल 25 साल लगे कि सबको बराबर की एक जैसी सेवाओं के लिए, कि वो लगातार लड़ाई रही। लेकिन अगर फ्रेमवर्क हो कि सबको बराबर सेवाएं मिलना एक कानून, एक अधिकार है, तो फिर आगे इस पे लड़ाई जारी रहेगी। तो ये आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कोई भी जो कानून बना, वो केवल कानून पारित होने से लड़ाई खत्म नहीं हुई उसको, लेकिन अगर उसमें इतने प्रोविजंस हो कि हम उसके आधार पे आगे इस लड़ाई को जारी रख सकें, बराबरी की, सबको स्वास्थ्य के सेवाओं की बराबरी मिले, तो वो हमको इस समय पर उपयोग करना चाहिए। स्कीम्स तो आएंगी भी और जाएंगी भी, और ये हमेशा जो विषमताएं हैं कि जो ज्यादा अमीर है, ज्यादा पावरफुल है, उनको और ज्यादा सेवाएं मिले, वो हमेशा एक रहता है, और उसको हमको कैसे हम इस फ्रेमवर्क को यूज कर सके कानून का, आगे इन स्कीम्स में बराबरी लाने का। कोलंबिया में एग्जैक्टली 2008 में ये हुआ। पहले भी वहां पर भी 2-3 तरह की स्कीम चलती थी, फॉर्मल सेक्टर के लिए अलग, इनफॉर्मल के लिए अलग, सरकारी के लिए अलग, और बाद में जब लेकिन कोर्ट में लोग गए कि जो स्वास्थ्य का कानून है उसमें सबको बराबर का हक है, तो कोर्ट ने फिर अल्टीमेटली ऑर्डर किया कि आपको एक ही कानून, एक ही सेवाएं होनी चाहिए। तो वो दैट इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स विल हैव टू, सो इट्स अ लॉन्ग फाइट, ये मैं कहना चाहूंगा। और जो आपने कहा कि सरकार में खरीद फरोख्त पर ज्यादा रहता है, तो स्वास्थ्य कानून इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसमें जो क्वालिटी के पैमाने हैं ना, वो केवल उपकरण होने पर नहीं हो, वो इस पे हो कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उसमें लोगों का जो स्वास्थ्य की सेवाएं मिली हैं उसमें उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, वो पैमाने लाना जरूरी है। और वो आज वो कानून उसमें साइलेंट तो नहीं है, उसने ये कहा कि हम पैमाने बाद में लाएंगे रूल्स में, और उसका भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो अगर वो पैमाने आएंगे तो उसमें ये चीजें कि वो केवल उपकरण पे नहीं होगा, वो इस पे होगा कि वो सेवाएं की क्वालिटी कैसी है, उससे वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, फंक्शनल है कि नहीं, और तो तभी वो हो पाएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू राजेंद्र जी। चैतन्य इग्नी का एक बात उठाया था उन्होंने, उनका कुछ सवाल था शायद। चैतन्य जी। जी, मेरा डाउट था ऐसा, एक ये बिल बहुत ज्यादा फोकस्ड है हॉस्पिटल सुविधा प्रोवाइड करने में, और शायद ये मेंशन भी हुआ था कि ये वन ऑफ द लिमिटेशन है। मैं ये पूछना चाहता था कि इसमें ये जो के लिए अभी हमारी जो बात हुई कि ये बिल तो शुरुआत है, आगे जाके हम लोग बदलाव ला पाएंगे, तो वो कैसे लाते हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए? तो इसमें कुछ चीजों के लिए तो अभी हमको इंसिस्ट करने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला कि कुछ 3-4 जो बड़े मुद्दे जो निखिल कह रहे हैं कि उनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि हमको नॉन नेगोशिएबल है, अभी हमको जरूर उन पे एक इंसिस्ट करना चाहिए। तो वो होने से फिर हम आगे उस पे, जैसे कुछ टाइम फ्रेम्स क्लियर हों, फंडिंग क्लियर हो, कुछ क्वालिटी के पैमाने क्लियर हो, तो वो हमको अभी उस पे करने की जरूरत है। और ये भी जो आपने एक पॉइंट बोला कि हॉस्पिटल केयर पे, क्यूरेटिव केयर पर है, केवल हॉस्पिटल नहीं पर, हाँ इलाज से ज्यादा मायने रखता है बचाव, प्रिवेंटिव सर्विसेज, प्रमोटिव, रिहेबिलिटेटिव, अन्य सेवाओं की इतनी बात नहीं करता, तो उसको भी इंक्लूड करने की क्लियरली जरूरी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो 3-4 चीजें जो हम नॉन नेगोशिएबल बोल रहे हैं उनमें ये भी शामिल है कि वो सारी सेवाओं को क्लियरली डिफाइन करें कि उनमें कौन कौन सी सेवाएं इसके दायरे में रहेंगी। और दूसरा ये कि
बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी अभी डिफाइन करें, तो उसी के आधार पर ही प्रोग्रेसिव फिर आगे उन पे हो सकता है। थैंक यू चैतन्य। उपेंद्र जी है क्या, उनका एक सवाल था, उन्होंने कुछ टेक्स्ट बॉक्स भी डाला था, चैट बॉक्स में। सॉरी शुभम, मेरे को आई थिंक अब आखिरी सवाल मैं दे पाऊंगा, मेरे को भी कुछ आगे। तो एक आखिरी सवाल किसी को कुछ पूछना है तो हम एक आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद हम ये मीटिंग चर्चा समाप्त करेंगे। चैट बॉक्स में ही आया था, मैं पढ़ देता हूँ। प्रणवेंद्र ने कहा था, shouldn't there be a mechanism to ensure empanelment of hospitals is also inclusive, especially for rare treatments? How come some better hospitals are left out versus private hospitals? हेलो शुभम, हाँ शुभम, Yeah, I think there should be a mechanism to मेरा ensure एक empanelment is both exclusive and also geographically representative. तो उसके लिए जरूर काम करने की जरूरत है कि जो भी empaneled है हॉस्पिटल वो geographically भी equally distributed हो। और पर हाँ, मतलब ये जैसे मैंने कहा कि ये कुछ इश्यूज हैं जो कि जिन पे लगातार करने की जरूरत है, वो एक्ट में एक्ट के दायरे में शामिल हो या नहीं हो। आई थिंक इन अ प्रैक्टिकल सेंस वी हैव टू फोकस ऑन अ फ्यू थिंग्स which are non-negotiable, so to say. और मुद्दे बहुत सारे हैं, पर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है कि अभी असेंबली में आने वाला है बिल, और उसका ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर से तो विरोध है भी, तो आई थिंक आना जरूरी है ऐसे समय में, और उसमें ये जो 4-5 नॉन नेगोशिएबल्स हम डालें। बाकी ऑफ कोर्स बहुत सारे मुद्दे हैं, तो स्वास्थ्य एक बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है। एक आखिरी सवाल सुशीला जी का था। सुशीला जी। हाँ जी, मेरा नाम सुशीला है जी। मैं ये कहना चाह रही थी सर कि ये कहने को तो ये अभी तो कमियां तो बहुत है इस हेल्थ में, बहुत ज्यादा कमी है। अपन सोच रहे हैं कि सब इतनी सारी सब कुछ ये बिल वगैरह आ रहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा तो कुछ अभी तो नहीं लग रहा है कि बिल आने के बाद में पता चलेगा कि इसमें इन्होंने क्या शामिल किया। लेकिन अभी भी ऐसे ये सिर्फ गरीबों के नाम का हॉस्पिटल तो जरूर है सरकारी, लेकिन उसमें गरीब का तो इलाज नहीं है, क्योंकि गरीब को तो फिर भी बाहर ही जान भेजते हैं ये डॉक्टर्स। अभी मैं आपको बताऊं, ब्यावर में जो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, और उसमें 4 जिले के लोग आते हैं, लेकिन उसमें MRI की मशीन नहीं है। अब वो 4 जिलों को लोगों को ये रेफर करते हैं ब्यावर टू अजमेर MRI, और MRI में सबको पता है 10-11 के लगभग उसमें MRI के पैसे लगते हैं। अब वो इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो सरकारी में गया है, लेकिन उसके बाद उसको अजमेर रेफर किया, आपको MRI करानी है तो अजमेर जाना पड़ेगा। तो जब तक इसमें डॉक्टरों की एक वो जवाबदेही नहीं होगी और एक पारदर्शिता नहीं होगी, और ये जो सब मशीनरी अगर नहीं है उपलब्ध, तो गरीब को तो फिर भी चक्कर लगाने ही रहेंगे इसमें। नहीं सही, आई थिंक जवाबदेही तो इसीलिए आई थिंक जवाबदेही तो हर महकमे में जरूरी है, स्वास्थ्य में और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य में बहुत सारी चीजें मरीज समझ नहीं पाता। तो उस जवाबदेही को कैसे और सुनिश्चित करें, ये एक स्वास्थ्य का अधिकार कानून एक तरीका है, पर जो जवाबदेही कानून भी जो आने की बात है, और उसको फिर मेरे को एक ये भी लगता है सुशीला जी और आप सब लोगों से कि हमको एज ए सिविल सोसाइटी हमारे को जो समझ है ना स्वास्थ्य, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, तो उसकी अगर हम समझ बना के थोड़ा जवाबदेही, तभी हम सुनिश्चित। स्वास्थ्य में इसलिए भी जवाबदेही थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि उसको समझना थोड़ा मुश्किल है कि आपने MRI के लिए रेफर किया तो वो सही करा या गलत किया, उसको जरूरत है या नहीं है ना, और क्या उसकी जगह कोई और जो सुविधा है वो वहीं पर अगर CT स्कैन है, क्या उससे काम नहीं चल सकता था। तो ये इस क्योंकि समझ में विषमता बहुत है, जिसको हम इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बोलते हैं अंग्रेजी में, कि वो जो सेवा देने वाला और लेने वाले के बीच में जानकारी के बहुत डिफरेंस है। तो उस जानकारी को अगर हम बांटेंगे, हम एज सिविल सोसाइटी भी हम और समझेंगे, तो हम जवाबदेही भी थोड़ी और सुनिश्चित कर सकते हैं। वो एक तरीका मुझे लगता है कि हम सर डॉक्टर्स अगर पेशेंट को सही ढंग से सर्टिफाइड करें ना सर, तो वो बहुत वो तो सही है, वो होता तो फिर हमको बात ही नहीं थी, फिर हम लोग आज होते ही नहीं यहाँ पर। अगर हाँ नहीं सर, नहीं मैं ये कहना चाह रही हूँ सर कि अगर वो MRI की वजह उसको वहीं ट्रीटमेंट दे दे, और या उसको जरूरत लगे, क्योंकि डॉक्टर्स MRI है,
सीटी स्कैन है नहीं और सही है, वो एक बड़ा ये चीजें सर उनका सबका कमीशन है। बात सही सबसे है, मोटी बिल्कुल है। बात तो ये है कि वो कमीशन है, इसीलिए ही वो हर चीजें एक्सरे कराना आपको, आपको ये सब जांचें करवानी है। चाहे वो जांचें लेके गया है फिर भी वो कहेगा कि नहीं ये मैं लिखूंगा, वही जांचें आपको अभी दोबारा करानी पड़ेगी। नहीं तो वो बिल्कुल कहाँ से फिर सरकारी हॉस्पिटल में भरोसा करेगा लोग। सही है, लेकिन वही है वो मतलब इस पे एक, हाँ मतलब आई थिंक एक जो पूरा करप्शन का जो इशू है बड़ा, और उसमें कैसे उसको जवाबदेह बेहतर बनाए, और वो प्राइवेट में भी है एक्चुअली, केवल सरकारी में नहीं है, प्राइवेट में भी बहुत तरह से लूटा जाता है। बस ये है कि लेकिन कुल मिला के व्यवहार और सेवाएं थोड़ी बेहतर मिलती हैं तो उनको, और सरकारी में भी सब तरह के भी हैं, लेकिन हाँ ये एक लंबी चर्चा है सुशीला जी कि इससे क्या अभी क्या ये एक अधिकार, जैसे आपने जिस बात से शुरुआत करी कि एक अधिकार कानून होने से सब कुछ नहीं ठीक होने वाला ना, ये तो एक लंबी प्रक्रिया है उसमें कुछ, लेकिन अगर हम चीजें उसको अधिकार के रूप में सुनिश्चित करें और उसका एक मैकेनिज्म हो जिसमें इस तरह की कुछ जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको ग्रीवेंस करने के लिए कोई तरीका हो, तो फिर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और अभी सर जब से कोविड आया था, कोविड तो चलो अभी तो उतना कोविड तो अभी नहीं है, लेकिन कोविड जब से शुरू हुआ तब से इन्होंने आउटडोर बंद कर दिया, एक ही टाइम हॉस्पिटल खुलता है, तो इन्होंने तो और ज्यादा डॉक्टर को मौका दे दिया कमाई करने का, क्योंकि वो आराम से 2 बजे बाद में 9 से 1 ओपीडी में बैठो और उस पेशेंट को देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो ठीक है, फिर उसको घर तो जाना ही है पेशेंट को। तो हाँ, नहीं बिल्कुल, तो ये सर शाम के टाइम तो ये तो नहीं है कि भाई डॉक्टर के टाइम से तो कोई पेशेंट बीमार नहीं होता है ना। अब नहीं वो बिल्कुल शाम सही को है सरकारी सुशीला जी, हॉस्पिटल किस काम का है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही है। जो 2 समय का था वो 1 समय का हुआ। इवन जो हम रोगी कल्याण RMRS की बात करते थे उसमें जो सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन 50% था उसको हटा के 1 कर दिया पिछले 1-2 सालों में। तो इन चीजों पे हमारी नजर लगातार रहनी चाहिए, कानून हो या नहीं हो, और उस पे हमको क्योंकि खाली एक कानून में तो एक कुछ सीमित चीजें ही हो जी सकती सर। हैं, लेकिन ये बदलाव भी होते रहते हैं। तो थैंक पर यू। धन्यवाद सुशीला जी, आपने जो जमीनी बातें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन पे हमको लगातार, कानून तो आज है कल को हो सकता है पारित भी हो जाए, लेकिन इन पे लगातार पकड़ बनाए रखना, और एक कॉमन कुछ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी अगर हम लोग मिलकर के कोई खड़ा कर सकें, जिसमें कोई भी नई योजना है उनका क्या लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, जिले वाइज उसका एक रिपोर्ट तैयार करी जा सके लगातार, तो वो एक बहुत जरूरी तरीका है निगरानी रखने का। सर जितना डिजिटल इन्होंने कर रहे हैं और किया है वो एक अच्छी चीज है, लेकिन आप डिजिटल कितना भी कर दो अगर उसके अवेयरनेस नहीं होगी गाँव में ग्रास रूट पे, तो लोग तो वो को वही वैसे के वैसे घूमते रहेंगे सर। जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी वो घूमते ही रहेंगे। सही है। धन्यवाद सुशीला जी। तो थैंक यू सर। हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं डॉक्टर पवित्र मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने, मुझे मालूम है कि अभी वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, अभी बजट सेशन भी आ रहा है और उस बिल पे बहुत सारी मीटिंग और चर्चा भी होनी है, तो वो उन्होंने इस बीच में भी समय निकाल के हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी। और सभी जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं आज हमसे, उनको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अरुणा जी, निखिल जी, और उनको भी धन्यवाद। थैंक यू Saurabh. Thank you Shubham. How can I forget you? So thank you so much. I'm sorry I'll have to leave, but thank you so much for thank you बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र जी, आपसे बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जो नोट्स है इस बिल के संबंध में जो लोगों ने जन स्वास्थ्य अभियान ने तैयार किया, वो यदि आप भेज दें तो हम सब लोगों को भेज सकते हैं, ताकि ये सिलसिला और थोड़ा डीपर हो सके। जरूर। और वो आपने जो प्रॉमिस किया है कि 4-5 चीज क्या हाईलाइट करें, चाहे वो प्रिवेंटिव का है, चाहे स्टैंडर्ड्स का है, चाहे पॉलिसी का है, मतलब इनके पर्सनल पॉलिसी का हो, या अकाउंटेबिलिटी या पब्लिक मॉनिटरिंग, जो भी वो आप, यदि हम सब लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, यदि आप लोग उसको हाईलाइट करके हमारे सामने रखते हैं। जरूर, नहीं मैं आपको कल तक का शेयर करता हूँ और कल होपफुली मिलेंगे। थैंक यू पवित्र जी। Thank you. Thanks everyone. Thank you.